हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 टाइमलाइंस एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब इसके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिसमें 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स कवर होगा। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। इसमें पूरा आपका चैप्टर कवर है जिससे आपको आंसर राइटिंग सीखने में बहुत मदद मिलेगी। और जो बच्चे पॉइंट्स में सीखना चाहते हैं आंसर्स लिखने, उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन की, वाई डू वी कॉल हिस्ट्री अ डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। हम हिस्ट्री को प्रेजेंट और पास्ट, पुराने ज़माने और आज के समय की बातचीत क्यों बोलते हैं। डायलॉग मतलब बात करना। इसका आंसर होगा हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, थॉट एंड मेड डिसीजन। तो हिस्ट्री जो है, हमें अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे हमें मदद मिलती है ये समझने में कि लोग पहले रहते कैसे थे, सोचते क्या थे और कैसे डिसीजन लेते थे, ठीक है, पास्ट में। और इसे हमें क्या बेनिफिट होता है, बाय लर्निंग अबाउट द पास्ट वी अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड हाउ टुडे सोसाइटी, कल्चर एंड आइडियाज़ वर शेप्ड। तो हम क्यों बोलते हैं कि हिस्ट्री आज और पुराने समय के बीच का डायलॉग है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग सोचते क्या थे और उसी से हमें ये पता चलता है कि आज की सोसाइटी, कल्चर और आइडियाज़ कैसे बने थे। मान लो कि पहले जो थे लोग खेती करते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में लोग खेती करते थे। तो अब हमें पता चलेगा कि हमारे सोसाइटी में लोग ग्रुप्स में क्यों रहते हैं या विलेजेस में क्यों रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब मिलके खेती क्या करते थे, इसलिए उनको विलेज में रहने की ज़रूरत थी, ठीक है। हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे आपने देखा होगा फेस्टिवल मनते हैं। ऐसा क्यों है, हमारा कल्चर ऐसा क्यों बोलता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम फेस्टिवल मनाना चाहिए? क्योंकि हमारा जो पुरानी सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर कर रही होती थी। तो हम पास से जो एग्जाम्पल्स लेते हैं हमें पता चलता है कि अच्छा आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, वॉट इज़ टाइमलाइन एंड वाई इज़ इट यूज़फुल। टाइमलाइन क्या होती है और ये यूज़फुल ज़रूरत क्यों होती है इसकी। तो टाइमलाइन देखो, ये एक चार्ट होता है जो शो करता है कि इवेंट्स कब हुए और किस ऑर्डर में हुए, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक टाइमलाइन बनाई जिसमें हमने लिखा 1 BCE, ठीक है, और 1 CE। अब इसके बीच में हुआ था जीसस क्राइस्ट का जन्म, ठीक। अब हमने लिखा कि 560 BCE में बुद्धा का जन्म हुआ था। तो हमें ये पता चल गया कि किस ऑर्डर में हुआ था, ठीक है। पहले बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो टाइमलाइन हमें मदद करता है इवेंट्स को ऑर्डर में समझने में, एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हेन इवेंट टुक प्लेस एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। ये हम टाइमलाइन हमें मदद करता है ये समझने में कि वो इवेंट्स कब हुए हैं और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अच्छा, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं, आपको ये आपके कीवर्ड्स हैं। अगर आप आंसर में अपने ऐड करते हैं तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। चलिए, हु आर आर्कियोलॉजिस्ट एंड व्हाट दे स्टडी। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, वो क्या पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 2 पार्ट में है। पहले में आपको बताना है आर्कियोलॉजिस्ट कौन है और वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जितने भी बचे खुचे पास्ट के रिमेन्स होते हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ बच गया, जैसे टूल्स बच जाते हैं, टॉयज़ बच जाते हैं, बोन्स बच जाते हैं किसी एनिमल के, ह्यूमंस के, या हाउसेस बच जाते हैं, टूटे फूटे ब्रिक्स के हाउसेस बच जाते हैं, वही उन्हीं की स्टडी करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके बाद दे डिग अप ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय अर्ली पीपल टू लर्न हाउ दे लिव्ड। तो वो क्या, अब ये सब चीज़ें मिलती कैसे हैं। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमारे क्रस्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हमारे ना अर्थ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, जो मिट्टी की होती है बहुत सारी लेयर्स होती है। देखो, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, ये लेयर्स अनइवन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमारी ज्योग्राफी जो अनइवन होती है। जितनी नीचे लेयर होती है, जो सबसे नीचे वाली होती है, वो सबसे पुरानी होती है। अगर यहाँ पर हमें कोई चीज़ मिली तो मतलब ये चीज़ सबसे पुरानी है। अगर यहाँ मिली तो इससे नई है ये चीज़, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर में मिलती है वो सबसे नई होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, इन सामानों को ढूंढने के लिए
डिग करना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से खोदना शुरू करते हैं और वो पूरे एरिया की खुदाई करते हैं ताकि उनको पुराने ज़माने की चीज़ें मिले और फिर उनकी स्टडी करके वो लोग बता सकें कि पुराने ज़माने में लोग रहते कैसे थे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अब, व्हाट इज़ मेंट बाय BCE एंड CE इन हिस्ट्री। BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा एंड CE का मतलब होता है कॉमन एरा। ये कैसे काउंट होता है? बेसिकली दे आर यूज टू काउंट ईयर्स बिफोर कॉमन एरा, और कॉमन एरा ईयर्स काउंट करने में हेल्प करता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो ईयर्स हैं उनको बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो ईयर्स हैं उनको कॉमन एरा बोला जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ नेम टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड व्हाट दे टेल अस। इसमें आप कोई भी सोर्स बता सकते हो कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से चलता है, ठीक है, और वो क्या बताते हैं। तो देखिए पहला आपको सोर्स बताना है कि भैया कॉइन है पहला सोर्स। अब कॉइन से क्या पता चलता है? तो पुराने ज़माने में कॉइन्स में इम्प्रिंट्स होते थे, मतलब कोई चीज़ बनी हुई होती थी। तो या तो वो किंग का फेस होगा, या किसी भगवान का फेस होगा, या जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके किसी गॉड का फेस हो सकता है ना। तो देखो, तो हमें कॉइन से पता चलता है कि ओल्ड किंग्स कौन से थे, ठीक है, उनके किंग्स के बारे में पता चलता था कि किसके टाइम का कॉइन है ये, क्योंकि वहाँ पर ईयर्स भी लिखे रहते थे कॉइन्स पे, तो उसके टाइम का पता चल गया। उस टाइम पे किंग का नाम हो सकता है, तो पुराने किंग्स के बारे में पता चल गया। ट्रेड के बारे में कैसे पता चलता है? मान लो कि हमारे इंडिया के किसी रीजन का वो कॉइन है, पर वो मिला है हमें ईरान में, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा कि भैया ईरान में वो कॉइन कैसे पहुंचा? या तो ट्रेडर से पहुंचाया होगा, या तो कोई घूमने गया होगा तो पहुंचाया होगा। तो इससे हमें ट्रेड का ही पता चलता है। और रिलीजन का जैसे मैंने बताया कि राजा जिस भगवान को मानते थे या गॉड को वर्शिप करते थे उनका फेस यहाँ पर रखवाते थे, इसलिए हमें पता चल जाता है। फिर हम बात करते हैं पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर की। ये भी हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, इनसे भी हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो ये हमें बताते हैं कि लोग ड्रेसअप कैसे करते थे और किस चीज़ में मानते थे। अब ये कैसे पता चलेगा? पेंटिंग में ऑफ कोर्स लोगों की पिक्चर्स रहेंगी, लोगों ने कपड़े कैसे पहने हैं, इमोशंस क्या वो कर रहे हैं, उससे पता चल गया। स्कल्पचर से हमें ये पता चल जाता है कि क्या लोग पहले मूर्ति को वर्शिप करते थे। जैसे बुद्धा हैं, बुद्धा के डेथ के बाद बहुत सारे बुद्धा की मूर्तियाँ आने लगी, तो हम ये मानने लगे कि भैया लोग बुद्धा में मानते थे, उनका धर्म मानने लगे थे। तो चलिए, इससे हमें पेंटिंग्स और स्कल्पचर से हमें पता चलता है कि ड्रेस कैसे होती थी और वो किस चीज़ में बिलीव करते थे। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन सर्वाइव बिफोर फार्मिंग बिगिंस। खेती की शुरू होने से पहले ह्यूमंस कैसे अपना जीवन यापन करते थे, मतलब कैसे बचते थे, सर्वाइव कैसे करते थे। तो अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। वो या तो शिकार करेंगे, और शिकार के बाद जो भी फॉरेस्ट में नीचे गिरा बचा होता था तो वहाँ से लेके आ जाते थे। सो दे लिव्ड इन ग्रुप्स एंड कलेक्टेड फ्रूट्स, नट्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। सो फार्मिंग के आने से, खेती के आने से पहले वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, नट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स भी इवन कलेक्ट करते थे। वो जो जैसे आलू वगैरह होता है ना, वो रूट्स होते हैं। और फिर एनिमल्स का शिकार करते थे खाने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पेलियोंटोलॉजिस्ट हेल्प अस लर्न हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पेलियोंटोलॉजिस्ट कैसे हमें हिस्ट्री समझने में मदद करते हैं। तो देखिए आंसर है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है चीज़ें खोदना, ठीक है, और उसमें से टूल्स, पॉट्स, टॉयज़ और होम्स जो भी मिलता है उनकी स्टडी करना, ताकि हमें पता चले कि एंशियंट टाइम पे लोग रहते कैसे थे, हाउ दे लिव। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते हैं? दे स्टडी हाउ पीपल लिव्ड, ठीक है, कैसे लोग बिहेव करते थे, कैसे उनकी सोसाइटी थी, कैसा कल्चर था। कल्चर और सोसाइटी की स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। अब पेलियोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पेलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स 3 तरह के हो सकते हैं, प्लांट्स के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं और ह्यूमंस के हो सकते हैं। अब होते क्या हैं फॉसिल्स, ध्यान दीजिए। तो यूजुअली क्या होता है, मान लीजिए एक पेड़ से एक पत्ता गिरा, ठीक है, और वो एक सॉफ्ट सॉइल पे गिरा है,
तो उस पत्ते के ना निशान पड़ गए उस सॉफ्ट सॉइल पे, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत समय तक वो पत्ता अनडिस्टर्ब्ड रहा है, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो उस पर मिट्टी की लेयर जमने लगी। ठीक, टाइम के साथ यही होता है कि इस पर मिट्टी की लेयर जमने लगती है और हज़ारों साल बाद ये जो लेयर है वो सॉलिड हो जाती है। अब पत्ता तो डिकम्पोज हो चुका है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। पर इसकी जो इम्प्रिंट्स हैं, इसका जो छाप है वो रह जाता है, उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। सेम गोज़ विथ एनिमल्स। एनिमल्स के साथ भी यही होता है, कोई एनिमल मर गया, ठीक है, अब वो किसी मिट्टी पे गिरा है मान लो, ठीक है। एनिमल जो है, जैसे मान लो एक इंसेक्ट है गोल 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 वाला, अब ये मिट्टी पे गिरा, अब ये वहीं का वहीं रह गया और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो बहुत सारी लेयर्स इस पर मिट्टी की जम जाती हैं और मिलियंस और थाउजेंड्स ईयर के बाद ये सॉलिड हो जाता है। और फिर ये जब लोगों को मिलता है तो इसकी जो स्टडी करते हैं वो पेलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं। ह्यूमंस के रिमेन के साथ भी सेम ही होता है। तो जब आप कोई चीज़, कोई निशान पत्थर के बीच में मिले तो उसको पेलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द सेंचुरी एंड अ मिलेनियम, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब आपको मिलेनियम और सेंचुरी के बीच का डिफरेंस बताना है और एग्जांपल्स से आपको हेल्प लेनी है। तो देखिए, पहला है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100 ईयर, 100 ईयर्स। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप कि भैया 1901 से 2000 तक जो है 20th सेंचुरी चल रही है, मतलब कितने 100 साल चल रहे हैं, 20वां 100 साल चल रहा है ये। आप इसका 2000 से 3000 भी कर सकते हो। 2000 3000 इज़ 21st सेंचुरी, जिसमें हम लोग हैं अभी। फिर मिलेनियम का एग्जांपल लोगे तो मिलेनियम इज़ 1000 ईयर। अगर आप 1000 ईयर के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं हम डायरेक्टली, मिलेनियम बोलते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि 2001 से लेके 3000 तक थर्ड मिलेनियम चल रहा है, ठीक है। थर्ड मिलेनियम मतलब 1000 साल, समझ में आया। चलो, नाउ दिस हेल्प्स डिवाइड एंड अंडरस्टैंड हिस्ट्री ओवर लॉन्ग पीरियड। और इसकी वजह से बेसिकली हम हिस्ट्री को लंबे समय तक के लिए स्टडी कर पाते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से, अब मान लीजिए ये 1 BC है, सॉरी 1 CE है, ठीक है। यहाँ से लेके 1000 साल 1000 CE, इसके बाद यहाँ से लेके 2000 और 2000 से लेके 3000, ये जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट मिलेनियम, सेकेंड मिलेनियम और थर्ड मिलेनियम, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाते हैं तो 1901 से लेके 2000 तक कौन सा होगा, फर्स्ट सेंचुरी होगा, मतलब 20th सेंचुरी होगी। और उसके बाद 100 साल इसमें और ऐड कर दो तो 2100 जो होगा, ये यहाँ से जो यहाँ तक पोर्शन है, ये कौन सी ईयर में, कौन सी सेंचुरी में आएगा, 21st सेंचुरी में। 21 से लेके 22 तक कौन सी सेंचुरी में आएगा, 22nd सेंचुरी में। आया समझ में। तो यही आपको टाइमलाइन बेसिकली हिस्ट्री समझने में मदद करता है और इसमें आप सेंचुरी और मिलेनियम की मदद लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर फॉसिल्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अर्ली लाइफ। फॉसिल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये समझने में कि पुराने ज़माने की ज़िंदगी कैसी थी। तो इसका आंसर देखिए, फॉसिल्स होते क्या हैं पहले वो बताएंगे आप। तो ये रिमेन्स होते हैं एनिमल, प्लांट या ह्यूमंस के, जो कहाँ प्रिजर्व हो जाते हैं, रॉक्स में प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है, रॉक्स के बीच में होते हैं ये। नाउ ये जो है साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि किस तरीके के क्रीचर्स हमारे यहाँ रहा करते थे पहले, ठीक है, क्योंकि उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर उस पत्थर के बीच में फंसा होता है, ठीक है। एटलीस्ट हमें वो एनिमल नहीं मिलता है पर उसका शेप तो मिल जाता है। और फॉसिल्स ही हमें ये बताते हैं कि कैसे अर्थ पे ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ चेंज हुई है। पहले कैसे एनिमल्स रहते थे, आज कैसे एनिमल्स हैं, पहले कैसे प्लांट्स, कैसे लीव्स रहते थे और आज कैसे प्लांट्स और लीव्स हैं। तो फॉसिल्स हमें ये सब बताने में मदद करता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू कैलेंडर्स हेल्प्स इन मेजरिंग टाइम इन हिस्ट्री। कैलेंडर्स हिस्ट्री के टाइम मेजर करने में कैसे मदद करते हैं। अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जो कैलेंडर होता है वो हमारे टाइम को डेज, मंथ्स और ईयर्स में डिवाइड कर देता है। दूसरा पॉइंट होगा कि हर एक कल्चर का अपना अलग कैलेंडर होता है। जैसे हिंदूज अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स अलग करते हैं और एक क्रिश्चियंस का अलग होता है, जॉर्जियन। पर हम
एज अ होल, एज अ वर्ल्ड हम जॉर्जियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे वर्ल्ड में, एक जैसा रहे। फिर दे हेल्प अस फिक्स डेट ऑफ फेस्टिवल, इवेंट्स एंड ट्रैक हिस्ट्री। अब इसी कैलेंडर की वजह से हम फेस्टिवल के डेट फिक्स कर पाते हैं, इवेंट्स फिक्स कर पाते हैं कि हमें कब क्या करना है, और हम हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं कि किस दिन क्या हुआ था, कैलेंडर की वजह से ही ना। तो जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनके फेस्टिवल डिसाइड होते हैं, मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से उनके फेस्टिवल डिसाइड होते हैं, जॉर्जियन के हिसाब से जो क्रिश्चियंस के होते हैं, लाइक दिस दे डिसाइड विद देयर ओन कैलेंडर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, गिव एग्जाम्पल। अब आपको बताना है लिटरेरी सोर्स क्या है जिससे आपको हिस्ट्री पता चलती है। तो देखिए लिटरेरी सोर्स में आता है ओल्ड बुक्स, स्टोरीज, प्लेज मतलब ड्रामा जो होता है ना वो, पोएम्स, ये सारी चीज़ें जो पास्ट के बारे में हमें बताती हैं या बात करती हैं उन्हीं को लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। जैसे अब ये कौन सी बुक्स हैं, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो वेदास का, इतिहास का, रामायण का, महाभारत, फॉरेन ट्रैवल लॉग्स। अब ये फॉरेन ट्रैवल लॉग्स क्या है? फॉरेन ट्रैवल लॉग्स बेटा जो बाहर से, बाहर के देश से इंडिया में आते थे जो लोग घूमने, और यहाँ पर यहाँ जो भी वो देखते थे वो किताब में लिखते थे, ठीक है, और इसी को फॉरेन ट्रैवल लॉग बोलते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही, कहाँ गए वो लोग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ये हमें बताते हैं कि लोग मानते किस चीज़ में थे, किंग्स कैसे हुआ करते थे, वॉर्स कौन कौन सी हुई, लोगों की डेली लाइफ कैसे होती है। तो लिटरेरी सोर्सेज ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, व्हाट चेंजेस कम आफ्टर द आइस एज एंडेड। आइस एज, जब पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर डाउन हो गया था और यहाँ पर पूरी बर्फ़ जम गई थी पूरे वर्ल्ड में, उसके ख़त्म होने के बाद, आइस एज ख़त्म हो गया, बर्फ़ पिघल गई, उसके बाद क्या चेंजेस आए। तो देखो आइस एज ख़त्म होने के बाद हमारा क्लाइमेट जो था थोड़ा गर्म हो गया। अब गर्म क्लाइमेट की वजह से थोड़ी बेटर लाइफ होने लगी लोगों की। कैसे? लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बर्फ़ीली धरती पे तो आप फार्मिंग नहीं कर पाओगे। तो जब पानी पे वो बर्फ़ पिघली तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया, और एग्रीकल्चर जब आप कर रहे हैं तो आपको एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो एरिया डगअप करने के लिए। तो एनिमल्स को भी लोगों ने पालना शुरू कर दिया। इसके बाद क्योंकि अब केव्स में रहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ठंडी ख़त्म हो गई थी, तो लोग रिवर्स के पास रहना शुरू हो गए ताकि वहाँ पर उनको पानी आसानी से मिल जाए। और दूसरा, रिवर्स के पास हमेशा याद रखना फर्टाइल सॉइल होती है जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, तो जिसकी वजह से वो लोग रिवर्स के पास शुरू हुए रहना ताकि वो अपना खाना खुद उगा सकें। अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस की। नाउ पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर किया है, तो उसको अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास 5 तरह के सोर्सेज होते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल, फिर होता है लिटरेरी, इंस्क्रिप्शन, ओरल सोर्सेज, और साइंटिफिक सोर्सेज आपकी बुक में नहीं है पर फॉसिल स्टडीज़ हैं तो आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे है टूल्स, पॉट्स, टॉयज़, बोन्स, बिल्डिंग, जो हमें ज़मीन खोदने के बाद मिलती हैं, जैसे हड़प्पन सील। तो हड़प्पा एक सिविलाइजेशन थी बेटा बहुत पुराने ज़माने की, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, वहाँ पर हमें एक स्टैम्प टाइप का स्ट्रक्चर मिला है जिसको हम सील बोलते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ें हमें खुदाई करने के बाद पता चली, वो क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। फिर लिटरेरी सोर्स में आता है बुक्स और पोएम, जैसे रामायण और महाभारत हमारी लिटरेरी सोर्स है, ठीक है। फिर आता है इंस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ जो सॉलिड चीज़, कोई भी राइटिंग, कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है, अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर पे लिखी हुई है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मान लो मंदिर की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है तो वो इंस्क्रिप्शन हुआ। कोई पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कॉपर प्लेट है कोई, उस पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे उसको। आया समझ में? तो स्टोन या कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ कोई भी चीज़ इंस्क्रिप्शन होता है। और अशोका के टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे हमें, जैसे उन्होंने एक आयरन पिलर पे अपना मैसेज लिखवाया था, तो वो भी इंस्क्रिप्शन में आता है। फिर आता है ओरल स्टोरी, ओरल सोर्सेज, जिसमें जब आप अपने कहानियों के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कुछ पास करते हैं, कोई हिस्ट्री पास करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू ओरली जब आप बातचीत करके पास करते हैं तो उसको ओरल सोर्सेज बोलते हैं, जिसमें स्टोरीज आती हैं, पुराने ज़माने की कहानियाँ आती हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन ओरली, ये कहीं लिखी नहीं होती हैं, ठीक है, बस ओरली पास हो रही होती हैं।
और साइंटिफिक सोर्सेज में आप फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, क्लाइमेट रिकॉर्ड की स्टडी करते हैं, डीएनए की स्टडी करते हैं। तो ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, पर ये जो बाकी 4 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सेकेंड, What was life like for early humans before and after farming started? तो ह्यूमंस की ज़िंदगी फार्मिंग से पहले कैसी थी और फार्मिंग के बाद कैसी हुई, ये हमें बताना है। तो देखिए पॉइंट्स क्या होगा, पहले हम बताएंगे फार्मिंग के पहले कैसी थी। तो फार्मिंग से पहले बिकॉज आइस एज था तो इसलिए लोग केव्स में रहते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और फ्रूट्स को गैदर करते थे। जो भी जंगल में उनको मिल जाता था खाने लायक वो खा लेते थे। इस टाइम पे ज़िंदगी थोड़ी सी हार्ड थी। क्यों? क्योंकि क्या पता आज शिकार मिले ना मिले, कुछ खाने को मिले ना मिले, तो अनसर्टेन था सब। बट आफ्टर फार्मिंग पीपल ने क्या किया, एक जगह रहना शुरू किया। अब क्योंकि वो एक जगह रह रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने घर बनाने शुरू किए और वो खुद अपना खाना उगाने लगे। अब खाना मिलने लगा तो फिर लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं जब वो फ्री हो तो लोगों ने पॉटरी बनानी शुरू की, मेटल्स लाइक जैसे कॉपर से उन्होंने बर्तन बनाने शुरू किए, ठीक है, या उनसे टूल्स बनाने शुरू किए और वो लार्ज ग्रुप्स में रहने लगे क्योंकि सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना था, सबके पास खेत था, तो ये इसलिए फिर जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े विलेजेस आने लगे। और विलेजेस के बाद क्या बन जाते हैं, अगर बहुत बड़ा विलेज बन गया है तो उसको टाउन बोलते हैं, ठीक। फिर फार्मिंग ने लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी बेटा, जैसे वो रहते थे, जैसे वो काम करते थे और जैसे उन्होंने अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज की थी, वो सारी चेंज हो गई फार्मिंग की वजह से। चलिए थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सोर्सेज टू स्टडी द पास्ट? अब हम सिर्फ एक सोर्स से क्यों नहीं काम चला लेते? अगर हमने बुक में पढ़ लिया कि भैया एक राजा था जो बहुत महान था, हम क्यों नहीं मान लेते कि हाँ यही सच होगा? हम क्यों बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे सोर्सेस की स्टडी करते हैं पास्ट को समझने के लिए? अब देखो, एक सोर्स जो है कभी अलोन मे नॉट गिव द फुल पिक्चर। अब एक सोर्स से आपको पूरी कहानी नहीं पता चल पाएगी। डिफरेंट सोर्सेज लाइक कॉइन, टेक्स्ट, टूल्स कैन सपोर्ट और कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर। मान लो आपको एक बुक मिली जिसमें लिखा है कि एक राजा था, इस टाइम पीरियड में था, वो बहुत महान था, उसने सोने के सिक्के छपवाए थे, और आपको उसी टाइम पीरियड के सोने के सिक्के मिल गए। तो इस कहानी को हमें सच मानने के लिए एक सोर्स मिल गया, है ना। अब मान लो कि या इसमें लिखा है सोने के सिक्के पर हमें मिले चांदी के सिक्के, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, है ना। तो मान लो इन इन दोनों में से कोई चीज़ झूठ है, या तो ये सिक्का किसी और टाइम का है या तो ये टेक्स्ट गलत बता रहा है। तो इसीलिए अलग अलग सोर्सेस हमें पता करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। फिर अलग अलग सोर्सेस हमें मदद करते हैं हमारी नॉलेज के गैप्स को फिल करने में। मान लो कि हमें ये तो पता है, जैसे मैं हड़प्पा का एग्जांपल देती हूँ, तो ये ना एक हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का एक एरिया है, ठीक है, इन दोनों को मिला के एक एरिया था जहाँ लोग रहते थे। अब इनका कल्चर बहुत रिच था, ये लोग बिल्डिंग्स पकी ईंटों से घर बनाते थे और सील्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रेड करते थे एक जगह से दूसरी जगह, सब करते थे। बट हमें ये नहीं पता कि वो, उनकी लैंग्वेज हमें अभी तक नहीं पता। अब लैंग्वेज नहीं पता है तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, उनके यहाँ राजा रूल करता था या रानी रूल करती थी, क्या राजा था भी या नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं है, वो गैप अभी भी है। तो इसलिए अलग अलग देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हमें पता है, पर क्या हमें लिटरेरी सोर्स पता है? नहीं पता है। तो क्या हमें पूरी नॉलेज है हड़प्पा के बारे में? नहीं है, ठीक है। हिस्टोरियन क्रॉस चेक सोर्स टू फाइंड द ट्रूथ। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, सारे टाइप ऑफ सोर्सेज को चेक करते हैं ताकि आप ट्रूथ बता सकें, ताकि आपको ये पता चल सके कि राजा महान था या सोने के सिक्के सही में उसके थे या नहीं थे, है ना। यूजिंग मैनी सोर्सेज हेल्प बिल्ड एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हिस्ट्री। और अगर आप बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक बिल्कुल सही पिक्चर मिलती है कि असलियत में हुआ क्या था। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस यूज आर्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ? पुराने ज़माने के लोग आर्ट का यूज़ कैसे करते थे अपने आप को एक्सप्रेस करने में, समझाने में? तो देखो, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो वॉल पे, केव की वॉल पे पेंटिंग किया करते थे नेचुरल कलर से, ठीक है। देयर आर्ट शोड, अब वो आर्ट में था क्या, इंसान की शक्ल थी, जानवर की शक्ल थी, क्या थी? तो वो थी हंटिंग सीन्स। उनमें दिखाया गया था कि इंसान जो है जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स थे, कुछ कुछ सिम्बल्स थे। और इससे हमें पता चलता है कि हाउ दिस वॉज द वे टू कम्युनिकेट स्टोरीज एंड बिलीव। वो आर्ट से अपनी नेक्स्ट जनरेशन से बात कर सकते हैं, उनको सिखा सकते होंगे कुछ, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे आपको पिक्चर्स बना के दिखाते हैं ना समझाने के लिए,
वैसे ही वो भी करते होंगे ताकि वो स्टोरीज बता सकें, अपने किस चीज़ में वो मानते हैं वो बता सकें। और यही नहीं, आर्ट में सिर्फ वो ड्राइंग नहीं करते थे, वो ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, ज्वेलरी भी बनाते थे। तो वो जानवरों की टीथ से जो शेल्स मिलते हैं ना, शी शेल्स, जो समुद्र के किनारे जो शेल मिलते हैं उनसे, और स्टोन से ज्वेलरी बनाया करते थे। सोचो इतने क्रिएटिविटी थे उनमें। और ये सब हमें बताता है, ये आर्ट जो है हमें बताता है कि हाउ दे यूज टू बी क्रिएटिव, एंड वो कैसे समझते थे दुनिया को। ठीक है, कैसे उन जैसे मान लो शिकार की कैसे समझ थी। मान लो एक बड़ा हाथी है, पिक्चर में एक बड़ा हाथी है जो इंसान के पीछे भाग रहा है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है उनके बारे में, कि हाथी जो है डेंजरस है उनके लिए। ठीक है, दिस इज हाउ दे अंडरस्टूड कि भैया हाथी जो है डेंजरस होगा। अगर इंसान हाथी के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने हाथी का शिकार किया होगा, इट इज़ पॉसिबल। सो दिस वॉज हाउ दे यूज आर्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, डिस्क्राइब हाउ हिस्टोरिकल डेट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग BCE एंड CE, गिव एग्जाम्पल्स। अब आपको बताना है कि हिस्टोरिकल डेट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, पता कैसे करते हो कि हिस्ट्री में कौन सी डेट्स हैं, और BC और C क्यों यूज़ होता है। तो देखो, आपको बताना है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले टाइम को, डेट्स को हम BCE में काउंट करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बाद के ईयर्स को हम CE बोलते हैं, कॉमन एरा। कोई ज़ीरो ईयर नहीं है। 1 BCE के बाद 365 डेज होंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा 1 CE आ जाएगा, इसमें कोई ज़ीरो ईयर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइम गैप को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास 2 ईयर्स हैं उसको ऐड करो और -1 कर दो, हो गया। तो आपका एग्जैक्ट ईयर आ जाएगा कितना पुराना है। आप अपने बर्थ डेट के साथ ऐसा कर सकते हो, आपका बर्थ डेट प्लस आज अभी जो ईयर चल रहा है -1, तो आपकी एज आ जाएगी। वैसे ही हमने बुद्धा की एज निकाली थी, कि हमें पता है कि बुद्धा जो है 560 BC के आसपास इनका जन्म हुआ था। आज का ईयर 2024 कर सकते हो, 2025 कर सकते हो, दोनों को प्लस करो, -1 कर दो, तो आज के टाइम पे बुद्धा जो है इतने पुराने हैं। ठीक है, दिस हेल्प अस प्लेस पीपल एंड इवेंट्स करेक्टली इन हिस्ट्री। इसकी वजह से हम सही तरीके से, मान लो तुम्हें बोल दिया किसी ने कि भैया आज से 4025 साल पुरानी कोई चीज़ मिली है, तो आप कैसे काउंट करोगे। आज चल रहा है 2025, ठीक है, ये 1 CE है, तो 2025 तो ये हो गया, और फिर कितना बचा 2000। तो यहाँ पे तो कितना, कौन सा ईयर आप सेट करोगे उस चीज़ के लिए, 2000 BCE। समझ में आया। तो वैसे ही जो BCE है एंड CE है, ये बहुत इजी करता है हिस्ट्री को फॉलो करने में अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरा जो वर्ल्ड है वो इसी कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा को फॉलो करता है, जिससे हमें हिस्ट्री को समझाने में बहुत मदद मिलती है। हैव अ गुड डे एवरीवन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बहुत आसानी से नोटिफिकेशन आ जाए उसका।